Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about how to balance a chemical equation. हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि हम केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे एंड व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो आज हम देखेंगे कि अगर हमने केमिकल इक्वेशन लिखा है तो वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, हम जब भी बैलेंस की बात करते हैं या फिर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की बात करते हैं तो हम बैलेंस क्यों करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है तो जितना मास हमने रिएक्टेंट में लिया है उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और एटम, मास या फिर ऑब्लिक एटम, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास oblique atom can neither be created nor be destroyed, it means कि केमिकल रिएक्शन में मास और एटम को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट it can change from one form to another form, लेकिन वो क्या है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन गैस लिया है तो इट मे बी पॉसिबल दैट कि वो हाइड्रोजन गैस जो है प्रोडक्ट में वाटर के फॉर्म में मिले, यानी कि जो वाटर बनेगा, फॉर एग्जांपल, तो हाइड्रोजन तो होगा ही वहां पे, लेकिन उसका फॉर्म क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा वहां पे। तो दिस इज द कंडीशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जितना एटम हमने हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में लिया था उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, बट क्या होगा, उसका फॉर्म जो होगा वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें H2 plus O2 gives H2O, H2O, that is 2H2O. This is the balanced chemical equation. 2 2 4. Now it is balanced. So this is the balanced chemical equation. अब अगर हम देखें तो हमने रिएक्टेंट में कितना लिया हुआ है एटम। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ एटम की बात करें, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 2 जा 4 एटम है। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है। अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो हाइड्रोजन कितना है? 4 एटम है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 2 एटम। इट मीन 6 एटम टोटल यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन क्या था, गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है। प्रोडक्ट में क्या मिला मुझे? वाटर, दैट इज लिक्विड। तो क्या हुआ, यहाँ पे जब दोनों गैस आपस में मिले तो लिक्विड का फॉर्मेशन हुआ। इट मींस व्हाट हैपन, गैस चेंजेस इनटू, व्हाट हैपन, गैस चेंजेस इनटू लिक्विड, फॉर्म चेंज हुआ, बट द नंबर ऑफ एटम जो है वो प्रोडक्ट में सेम है। सो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस मास कैन और एटम कैन neither be created nor be destroyed, लेकिन जितना एटम होगा रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में होगा, बट कंडीशन क्या है, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, फॉर्म चेंज हो सकता है, फॉर्म चेंज होगा, लेकिन एटम और मास उतने ही होंगे। तो जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं, तो वहां पे ये जरूर देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है, नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो हमें उसको बराबर करना है, अदरवाइज वो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होगा, गलत होगा। तो अब देखेंगे कि हम इक्वेशन, अगर हम लिख लिया हमने इक्वेशन को, तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे और किस रूल से करेंगे। तो एक दो रूल है, जनरली रूल
फॉलो नहीं किया जाता है और फॉलो नहीं भी करते हैं, बट जो रूल है कैसे करते हैं उसको हम वन बाय वन देखते हैं उसको। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का हम दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट, बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी, based on the atomicity, and here based on the metal and non-metal, metal and non-metal, metal and non-metal. Atomicity means the number of atom present in reactant and product, reactant and product means कि reactant में किस एलिमेंट के कितने एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। सो दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी। एंड द सेकंड वन इज मेटल एंड नॉन मेटल। अगर रिएक्शन में मेटल है और नॉन मेटल है तो हम दोनों में से किसको पहले करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन द एटॉमिसिटी। एक एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन react with water, form Fe3O4 plus H2, Fe3O4 plus H2. So this is the reaction chemical equation given. तो फर्स्ट देखना है हमें कि क्या ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। बैलेंस करने से पहले मुझे चेक करना होगा कि बैलेंस है कि नहीं है। तो एक बार चेक कर ले रहे हैं। आयरन की एटॉमिसिटी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप, तो अगर हम बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी की बात करें, फर्स्ट स्टेप हम किससे पहला देख रहे हैं, बेस्ड ऑन एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी के बेस पे हम इसको बैलेंस करेंगे। इट मीन पहले हम क्या देखेंगे, अब फर्स्ट स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है कि पहले जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट में कंपाउंड है या फिर एलिमेंट्स है उनको हम एनसर्कल कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप, एनसर्कल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जितने भी रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उनको हम एनसर्कल कर देते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो आयरन है यहाँ पे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। सो जनरली ये सारे प्रोसेस को हम फॉलो नहीं करते हैं व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अगर हम एग्जाम की बात करें, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट दिस द प्रोसेस एक बार याद हो जाएगा, प्रोसेस प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। बट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एटलीस्ट 2-3 स्टेप्स लगते हैं। कोई कोई इक्वेशन वन स्टेप में ही बैलेंस हो जाता है, कोई 2 स्टेप में, 3 स्टेप में ऐसे बैलेंस होता है, बट इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। तो हमने सर्कल कर लिया। अब सर्कल करने के बाद क्या है, सेकेंड स्टेप, सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिसिटी हमें लिख लेनी है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसमें से जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या है, रिएक्टेंट में एटॉमिसिटी लिखेंगे और प्रोडक्ट में उसकी एटॉमिसिटी हम लिखेंगे उसकी। तो अगर हम आयरन ले, यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कौन कौन सा है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब आयरन कितना है रिएक्टेंट में, 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 3 है, एटॉमिसिटी 3 है। इट मींस द 3 एटम ऑफ iron is present in the product and 1 atom of iron is present in the reactant. Again hydrogen कितना है reactant में, 2 atom of hydrogen is there in the reactant. यहाँ पे कितना है, 2 atom of hydrogen है। Again oxygen देखते हैं reactant में कितना है,
1, ऑक्सीजन कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट थिंग ये हमने नोट डाउन कर लिया। नाउ द थर्ड स्टेप, अब ये तो सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में उनको एनसर्कल कर लेना। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में कि जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है उसका, और जो जिस एटम से मिलके बने हुए हैं, जिस एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, उनको लिख के, एलिमेंट का नाम लिख के, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी एटॉमिसिटी कितनी है ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ सेकंड स्टेप हो गया, मैं यहाँ पे इनकी एटॉमिसिटी लिख ले रहा हूँ। आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 1 2 1 एंड 3 2 4। अब इस तरफ रहते हैं। The third step is equation was iron plus water Fe3O4 plus this is the equation. Now थर्ड स्टेप क्या है, अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि किस एलिमेंट का और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सा कंपाउंड है जिसकी टोटल एटॉमिसिटी ज्यादा है। टोटल एटॉमिसिटी मींस, अब कंपाउंड यहाँ पे तो हाइड्रोजन का 2 है, आयरन का 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 4 7 है। सो इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी सबसे ज्यादा है। अब इस कंपाउंड में किस एलिमेंट की एटॉमिसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब यहाँ पे आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि वो कंपाउंड जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा होगी हम उसको बैलेंस करेंगे, और उसमें भी किसको बैलेंस करेंगे, जिस कंपाउंड में जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट का एटॉमिसिटी ज्यादा होगी उस एलिमेंट को हम पहले बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। तो हम किसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, हम आयरन को बैलेंस करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड की एटॉमिसिटी ज्यादा है और उसका एलिमेंट है तो हम इसको बैलेंस करेंगे, और उसके बाद फिर जो बचेगा उसको हम बैलेंस करेंगे। तो थर्ड स्टेप, तो हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो इक्वेशन लिखते हैं पहले, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। अब देखेंगे यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मीन्स क्या है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ में। जब मैं किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के सामने इसको मैं जब भी बैलेंस करूंगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी मैं बैलेंस करूंगा, तो जब भी नंबर पुटअप करूंगा मैं बैलेंस करने के लिए, वो कंपाउंड या फिर एलिमेंट के पहले लगेगा एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाना है, हम उसके आगे नहीं लिख सकते हैं। अगर आगे लिखेंगे तो वो कंपाउंड गलत हो जाएगा, कंपाउंड की एटॉमिसिटी गलत हो जाएगी। तो हम कभी भी नहीं लिखेंगे इसको, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं H2O4, दिस इज रॉन्ग। हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, इनका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तो वो वाटर नहीं रहेगा। हम 4 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। जब भी हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए कभी भी हमें एज अ प्रीफिक्स नंबर को लिखना होता है, हम आगे या फिर बीच में नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, 4 लिखा। तो अब यहाँ पे क्या है, अब मैंने जब 4 लिख दिया यहाँ पे, तो नाउ हाइड्रोजन, सॉरी, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया तीसरे स्टेप में। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में मुझे किसको बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। क्यों, क्योंकि इसके बाद इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम आयरन को बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आयरन 3 है, यहाँ पे 1 है,
तो क्या होगा, हम इसके आगे 3 पुटअप करेंगे, 3, तो 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 H2। अब चेक करते हैं, 3 आयरन यहाँ पे भी है, 3 आयरन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन कितना था, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। अब क्या चेक करना है, क्या बच गया है हमारे पास, अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लिया, 4 4 हो गया, रिएक्टेंट में इसको भी बैलेंस कर लिया, 3 3 हो गया। अब क्या बैलेंस करना है मुझे, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, अब हम हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स रिएक्टेंट में अभी कितना है, 8, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 जा 8, तो प्रोडक्ट भी 8 हो जाएगा और इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। 3 आयरन प्लस 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। Now this is your balanced chemical equation. This is your balanced chemical equation। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और ये करेक्ट वे है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, जो कि आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड करता है। तो एटॉमिसिटी के बेस पे पहले क्या करना है, पहले रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है और प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट कंपाउंड है सभी को मुझे एनसर्कल कर देना है। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उन एलिमेंट की एटॉमिसिटी लिख लेनी है अलग से रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। एटॉमिसिटी लिखने के बाद फिर देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन सा कंपाउंड है जिसकी एटॉमिसिटी ज्यादा है, उस कंपाउंड को सिलेक्ट करना है और फिर उस कंपाउंड में सिलेक्ट करना है, चेक करना है कि उस कंपाउंड में किस एलिमेंट की एटॉमिसिटी ज्यादा है। पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद उससे कम वाले को बैलेंस करेंगे और फिर उसके बाद जो बचता है हम उसको बैलेंस करते हुए 3 से 4 स्टेप में हम इसको इजी वे में बाय यूजिंग एटॉमिसिटी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये मेथड है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग एटॉमिसिटी मेथड। और एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट मेथड इज, अगर हम सेम रिएक्शन को बैलेंस करें बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, विच वन, मेटल एंड नॉन मेटल, तो हम कैसे करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। अगर हम बात करें सेकंड मेथड, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो मेटल एक्सेप्ट करता है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो सेम रिएक्शन लेते हैं, Fe प्लस वाटर, Fe3O4 प्लस H2। अब इसी को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन मेटल है। तो यहाँ पे मेटल कौन है, आयरन। आयरन आपका क्या है यहाँ पे, मेटल कौन है, मेटल आयरन है। उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन, ये तो ना मेटल है ना ही नॉन मेटल है, एनामलस प्रॉपर्टी है, दोनों कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता है। तो ये क्या हो गया, ये अलग से हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो वन बाय वन चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। तो फर्स्ट क्या करना है मुझे, किसको बैलेंस करना है, आयरन को। तो फर्स्ट स्टेप आयरन को बैलेंस करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो फर्स्ट आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में 3 आयरन प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। आयरन बैलेंस हो गया,
3 आयरन, यहाँ पे बैलेंस हो गया। नेक्स्ट नॉन मेटल कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। इट मींस हमें इस पूरे कंपाउंड को, अगर हम कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो बीच में कभी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस कंपाउंड के पहले लिखेंगे। एलिमेंट है तो एलिमेंट के पहले, कंपाउंड है तो कंपाउंड के पहले लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप इसी में आयरन बैलेंस है, प्लस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4H2O gives Fe3O4 plus H2. Now your oxygen is also balanced. 4 oxygen, 4 oxygen. What is remaining? Hydrogen. Iron भी balance, ऑक्सीजन भी बैलेंस, अब हाइड्रोजन बचा हुआ अगेन सेम। 4 2 8 एंड H2 2 है यहाँ पे, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड स्टेप, देन 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H. Now your equation is balanced. So this is the way how we balance a chemical रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। जनरली क्या है कि जब भी हम इक्वेशन देखते हैं तो कोई भी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन या फिर जो भी है तो उसको पहले सर्कल नहीं करता है, या ऐसी चीजें नहीं है। आप जिस भी बैलेंस करें 2-3 स्टेप में, पहले मेटल को कर लें, फिर नॉन मेटल को कर लें, फिर दूसरे एलिमेंट है उनको 1 बाय 1 स्टेप आप बैलेंस करते जाइए, वो ऑटोमेटिक 2 से 3 स्टेप में जो है वो बैलेंस हो जाएगा। और अगर आप मेथड के थ्रू करते हैं तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं पूरे मेथड को, चाहे वो एटॉमिसिटी मेथड हो, चाहे फिर वो मेटल नॉन मेटल मेथड हो, आपका आंसर एंड में वही आना है। तो ये था आज का टॉपिक, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो इस पे आप जितने अधिक क्वेश्चंस बैलेंसिंग के जितने अधिक करेंगे उतने ही आसानी से और उतनी ही इजी होगी इक्वेशन को बैलेंस करना, और उतनी ही फ्रिक्वेंटली आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए बैलेंस करने की। क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक तो आपको सीधे सीधे स्केलेटन फॉर्म में, इट मीन सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन दिया जाता है, और एक आपको वर्ड के फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में इक्वेशन लिखते समय देखा था कि वर्ड में दिया होता है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको सिंबल में और फिर कंपाउंड का फॉर्मूला अपने से लिखना होता है, और लिखने के बाद बैलेंस किया जाता है। तो ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली और रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेंगे आसानी से। इसको हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं बैलेंस, बट उसके लिए रिक्वायर्ड मोर प्रैक्टिस। तो ये था आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा कि कैसे हम उसको बैलेंस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है, हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। हम तो देखेंगे कि किस तरीके कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।